हेलो एवरीवन। हम लोग ऑब्स्टेट्रिकल डायग्नोसिस के बारे में पढ़ रहे थे, गायनेकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, जिस सीरीज़ में हम लोगों ने कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ को, कुछ डिजीज़ेस को डिस्कस कर लिया था हमारी प्रीवियस क्लास में। जैसे कि हमने कुछ मालफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा था जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड थे, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के माल फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट अब हम एक एक करके कुछ ऐसे ऑर्गन्स की डिजीज़ेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेनाइटल ऑर्गन से ही रिलेटेड है। तो अभी का जो आपका चैप्टर है वो है डिजीज़ेस ऑफ वल्वा, यानी वल्वा में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वल्वा क्या है। तो वल्वा एक फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स का ही पार्ट होता है और इस वल्वा के एरिया में और भी कई सारे ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, वल्वा कोई एक अकेला ऑर्गन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स होता है। अब इसी में मॉन्स प्यूबिस है, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुली, हाइमेन एंड बर्थोलिन ग्लैंड्स, इतने ऑर्गन्स आते हैं। और ये जो आपका वल्वा है वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट है, ना कि इंटरनल, क्योंकि माल फॉर्मेशन ज़्यादातर हम लोगों ने जिन ऑर्गन्स के बारे में पढ़े थे, यूट्रस है, ओवरीज हैं, सर्विक्स है और इंटरनल पोर्शन ऑफ वजाइना, वो इंटरनल ऑर्गन्स में आते थे। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वजाइना या ओपनिंग ऑफ वजाइना जिसको बोलते हैं, वो एक्सटर्नल पार्ट्स में आता है। तो जो वल्वा है वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया के पार्ट्स हैं, यानी कि कई सारे पार्ट्स के कॉम्बिनेशन। तो मेनली यहाँ पर हम एक एक करके एक डिजीज़ पढ़ेंगे, जैसा कि पिछली बार हमने किया, उसके साइन एंड सिम्टम और उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। तो सबसे पहले डिजीज़ का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं वल्वर डिजीज़ेस का। तो सबसे फर्स्ट इसका है कंजेनाइटल डिजीज़ेस। कंजेनाइटल का अगेन वही मतलब आ गया है जो माल फॉर्मेशन से रिलेटेड था, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। तो इसमें भी कई सारे टाइप का, एक डिजीज़ मैंने आपको बताई थी इनपरफोरेट हाइमेन या फिर इनपरफोरेशन ऑफ हाइमेन। हाइमेन का पूरी तरीके से क्लोज्ड रहना, जिसकी वजह से वजाइना के जो सिक्रीशंस हैं उनका एक्सक्रीट ना हो पाना, प्रॉपरली बाहर ना आ पाना, ये एक डिजीज़ थी। तो ये भी वल्वर डिजीज़ेस में आएगा हाइमेन, क्योंकि हाइमेन एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पोर्शन होता है इसमें। अगला है लैबियल फ्यूज़न, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है कि लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा, जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग जेनेटल ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं, बट वो क्या रहते हैं, आपस में फ्यूज्ड रहते हैं। इसी को हम लोग लैबियल एडहेशन भी बोलते हैं और इसी को लैबियल फ्यूज़न भी बोलते हैं। उसके बाद में हमारा एम्बिगस जेनेटेलिया। एम्बिगस जेनेटेलिया क्या होता है कि इसमें भी कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, यानी जुड़ाव है ना, ऑर्गन्स आपस में जो है क्लैरिफाई नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते हैं। तो अलग अलग हम उनकी पहचान नहीं कर सकते हैं, वो एक ही में आपस में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जुड़े हुए। अगला है इन्फ्लामेटरी या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फ्लामेटरी डिजीजेस एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये आपको पता चल रहा होगा इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है, इन्फेक्शन से रिलेटेड है। तो इसकी पहली डिजीज़ आती है वल्वाइटिस। वल्वाइटिस जो डिजीज़ है वो कहलाता है इन्फ्लामेशन ऑफ वल्वा, यानी जब भी वल्वा में किसी बैक्टीरिया, वायरस, कभी कभी फंगस या किसी पैरासाइट की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है तब।
क्यों हो जाता है? यहाँ पर पुअर हाइजीनिक यानी प्रॉपर हाइजीन अगर कोई फीमेल है नहीं रख रही है, साफ सफाई अपने ऑर्गन्स की नहीं रख पा रही है, एलर्जिक रिएक्शन उसको हो रहे हैं बार बार। अब एलर्जिक रिएक्शन सफाई से रिलेटेड नहीं है, वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, किसी केमिकल जो कई लोग होते हैं केमिकल का क्रीम्स या बहुत ऐसे मॉइस्चराइज़र्स, बहुत से ऐसे अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स जिनको अप्लाई कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उनको इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम या एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है। कभी कभी सोप्स का यूज़ कर लेते हैं वो लोग, अलग अलग टाइप के डिटर्जेंट्स का यूज़ कर लेते हैं, जिनकी वजह से इस तरीके के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। आपके पास इस तरह की काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे जो कि शिकायत करेंगे कि उनको एलर्जी है, इरिटेशन है, बर्निंग सेंसेशन है, पेन है, इस तरीके से। ठीक है, तो रीज़न ज़्यादातर यही होता है एलर्जी वगैरह का कि वो लोग कई सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से केमिकल एक्सपोज़र से वहाँ पर इरिटेशन हो सकते हैं। और क्या, डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटिस तो आपको पता है ये बीमारियों का घर है, तो उसकी वजह से भी अगर कोई इन्फ्लेमेशन होगा तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, लंबे समय तक इन्फ्लेम्ड बना रहेगा। ये हैं वल्वाइटिस के कॉजेज़, इसमें और भी हैं जैसे मैंने अभी बताया, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शंस की वजह से होने वाले कंडीशन अकर होगी। सिम्टम्स क्या दिखेगा ऐसे पेशेंट्स में? ऐसे पेशेंट आपको शिकायत करेंगे इचिंग, जिसको पराइटिस बोलते हैं, और रेडनेस देखने को मिल सकती है, स्वेलिंग समटाइम्स, क्योंकि स्वेलिंग इज़ अ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, तो ये भी देखने को मिलेगा समटाइम। बर्निंग सेंसेशन होगा, एलर्जिक रिएक्शंस में ज़्यादातर बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है। पेन एंड अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, अब जैसे नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, बट वही अगर उस डिस्चार्ज की ओडर चेंज हो जाए, उस डिस्चार्ज की कलर चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन को जो है नॉर्मल कंसीडर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अब अगर कोई फीमेल आपके पास आ रही है जिसको वल्वाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे? तो उसके लिए जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप रेकमेंड करोगे, और इरिटेंट्स अगर किसी चीज़ की वजह से इरिटेशन हुआ है, लाइक कि आप क्योंकि हिस्ट्री लोगे कि आपने कौन सी सोप, कौन से प्रोडक्ट्स का यूज़ किया, तो कभी ऐसा देखने को मिल सकता है कि उसको जो है उसने बताया आपको कि हाँ ये चीज़ मैंने यूज़ की, तो आप उसको कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए रेकमेंड करेंगे। अगर कोई ऑलरेडी इन्फेक्शन है, जैसे सिफिलिस का इन्फेक्शन होता है, सिफिलिस जिसको होती है जेनिटल ऑर्गन्स में ज़्यादातर वो अफेक्ट करती है, सिफिलिस की वजह से हो सकता है, या फिर गोनोरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि ग्राम निगेटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है, गोनोरिया की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी कई सारे इरिटेशंस होते हैं और सारे बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट यानी कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स, या कभी फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटी फंगल ऑइंटमेंट एंड मेडिकेशन आप उसको रेकमेंड करेंगे। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं? इन्फेक्शन को हमेशा बीट करते हैं, मसल्स को मजबूत करते हैं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम यहाँ पर उसको देंगे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, क्योंकि ये इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करते हैं। एक और इसमें डिजीज़ है आफ्टर वल्वाइटिस, एक है कैंडिडियासिस, कैंडिडा की वजह से होता है तो इसलिए कैंडिडियासिस इसको बोलते हैं। इसको ईस्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज कैंडिडा इज़ अ
फंगस। कैंडिडा एल्बिकन्स, एल्बिकन्स उसकी स्पीशीज़ है जो कि बहुत सारा जो है स्किन इरिटेशन और स्किन इन्फेक्शन करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो कैंडिडा एक बैक्टीरिया है जिसकी सॉरी बैक्टीरिया नहीं है, एक फंगस है, यीस्ट है, जिसकी एल्बिकन्स स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है डिजीज़ कॉज करने के लिए। तो इसके लिए सिम्टम क्या आकर हो सकते हैं? ऐसे लोगों में सीवियर इचिंग कॉज होगा, थिक वाइट कलर का कॉटेज चीज़ लाइक डिस्चार्ज होगा, यानी कि जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ से चीज़ लाइक डिस्चार्ज भी होगा। रेडनेस देखने को मिलेगी और यूरिनेशन करते टाइम उसको पेन होगा या इंटरकोर्स करते टाइम भी उसको पेन फील होगा। ये कैंडिडा का हमेशा सिम्टम होता है। तो अगर कोई फीमेल आपको ये सारे सिम्टम बता रही है तो ये इंडिकेट करता है कि मे बी उसको कैंडिडियासिस हो। इसको कैसे आप डायग्नोस करेंगे? KOH माउंट, KOH माउंट क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हम पहले तो सैंपल लेंगे। सैंपल हम कुछ भी ले सकते हैं, स्वैबिंग के थ्रू या फिर स्क्रैपिंग के थ्रू। जैसे ड्राई है वो एरिया जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन, तो उसकी स्क्रैपिंग करके फिर सैंपल वेट स्वैब में लेंगे, या फिर अगर वेट है तो हम नॉर्मली स्वैब में लेंगे। उसको KOH उसकी हम कल्चर करेंगे। सबसे पहले कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद जो ग्रोथ आएगी फंगस की उसको ले करके हम KOH माउंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घोलेंगे, मिक्स करेंगे और उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे। जब हम उसको KOH माउंट में मिक्स करेंगे तो हमको एल्बिकन्स जो फंगस है, जो ईस्ट इन्फेक्शन है, वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी KOH माउंट से माइक्रोस्कोपी करेंगे, जिसमें हमको डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में ये जो फंगस है और इसके स्पोर्स हैं देखने को मिल जाएंगे। फंगल कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, कल्चर तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी बैक्टीरिया या फंगस का जब हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट करना हो कि हाँ यही बैक्टीरिया है, यही फंगस है, तो उसके लिए हमको कल्चर करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसको कैसे आप ट्रीट करोगे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिकेशन कुछ देते हैं, क्योंकि ये फंगल कंडीशन है, ईस्ट की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है, कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर हम एंटी फंगल ड्रग्स देंगे। एंटी फंगल ड्रग्स क्या आता है आपका? एक तो आता है क्लोट्रिमाजोल नाम का आता है, या इसी के जगह पे आप मिकोनाजोल भी रेकमेंड कर सकते हैं, और एक फ्लूकोनाजोल की ओरल मेडिकेशन आते हैं। ठीक है, ये भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन्स हैं ये बेहतर तरीके से कैंडिडा को किल कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है वो है जेनाइटल हर्पीज़। जेनाइटल हर्पीज़ भी एक डिजीज़ है और ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लामेशन कराएगा। देखो, हम लोग जो कंडीशंस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इन्फ्लामेशन की। अब इन्फ्लामेशन किसी भी वजह से हो, भले जैसे कि मैंने एक तो आपको कैंडिडियासिस का बताया, एक जेनाइटल हर्पीज़ है। हर्पीज़ आपके कई अलग अलग स्थानों पर भी हो सकता है, बट वो जेनाइटल नहीं होगा। जब भी वो जेनाइटल ऑर्गन्स में होगा तब जेनाइटल हर्पीज़ बोलेंगे। हर्पीज़ एक वायरस की वजह से फैलने वाली डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस, या फिर इसी का शॉर्ट फॉर्म में है HSV-2, और कभी कभी HSV-1 भी इन्फेक्शन करता है, लेकिन वो बहुत कम कॉज करता है इन्फेक्शंस को। ज़्यादातर जो हर्पीज़ की बीमारियां होते हैं उनमें HSV-2 ही देखा जाता है, पाया जाता है। तो इसमें क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेगा? ये थोड़ा सा कैंडिडियासिस से अलग है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चकत्ते जैसे या रिंग वॉर्म, राउंड वॉर्म, इस तरीके के आपको देखने को नहीं मिलेंगे पैचेस। यहाँ पर आपको ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे, यानी पस से
या फ्लूइड से भरे हुए छाले इस टाइप के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अल्सर्स देखने को मिलेंगे छाले टाइप के, और वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं। वो ब्लिस्टर्स पेनफुल भी होंगे और उनके अंदर फ्लूइड भी एक्युमुलेट होगा, और क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है तो ये फीवर भी कॉज कराएगा, यानी हाई ग्रेड फीवर भी जेनिटल हर्पीज़ में कॉज होता है। बर्निंग एंड इचिंग सेंसेशन फील करना उस फीमेल के लिए, उसमें ये भी उसका एक सिम्टम होगा। तो ये क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, ये ज़्यादा कंटाजियस है और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर यहीं पर हम बात करें इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर एंटीवायरल ड्रग्स कुछ दी गई हैं, और प्लस कभी भी वायरल का इन्फेक्शन होता है, वायरल की वजह से वो चाहे कहीं पर भी हो, तो क्योंकि वायरसेस भी बहुत ज़्यादा डिफाइंड ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब जैसे बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया के हमारे पास बहुत से हंड्रेड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, और हमारे पास चॉइस है कि कौन सी बैक्टीरिया में हम कौन सी जो है ड्रग दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। बट वायरसेस के केसेस में ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा वास्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, कुछ हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सपोर्टिव केयर। हमेशा याद रखिएगा, वायरल इन्फेक्शन जब भी हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे जेनिटल हो या अदर सिस्टमिक ऑर्गन्स में हो, हम हमेशा सपोर्टिव केयर देंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के लिए, वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करेंगे, एसाइक्लोवीर नाम की मेडिसिन आती है। एसाइक्लोवीर क्या है, एक एंटीवायरल ड्रग है। इसी तरीके से एक वेलासाइक्लोवीर है। एसाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर दोनों एंटीवायरल ड्रग्स के अंडर में आती हैं, और ये नॉर्मली वायरस को ख़त्म करने के लिए, यानी किल करने के लिए हैं। बट क्या है कि अदर जो सिम्टम कॉज हो रहा है, अदर सिम्टम जो कि उसी वायरस के थ्रू कॉज हो रहा है, उसको ये सपोर्ट नहीं करते हैं मेडिकेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसके लिए हमें अलग अलग ड्रग्स पे भी डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे आपने कभी देखा होगा कि पेशेंट वायरल इन्फेक्शन का पेशेंट आता है तो डॉक्टर्स उसको एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक्स दे देता है। तो उसका क्या पॉइंट है कि क्यों वो एंटीबायोटिक दे रहे हैं वायरल इन्फेक्शन में, क्योंकि वायरस की वजह से इम्यूनिटी वीक होगी, और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उसको अलग अलग बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो एज अ प्रिकॉशन हम उसको पहले से ही एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, ताकि अगर इम्यूनिटी लो भी हो तो भी वो बैक्टीरिया अटैक ना करने पाए। तो यहाँ पर भी हम ये एसाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर देने के बावजूद भी हम एंटीबायोटिक ड्रग्स भी देंगे। पेन के लिए हम पेन रिलीफ मेडिकेशंस दे सकते हैं, पेन रिलीफ करने वाली पीसीएम दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है। सपोर्टिव केयर में क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो हम इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दे सकते हैं, और उसको फ्लूइड का जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड जो है रिकमेंड हमेशा करना है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फीवर होने की वजह से फ्लूइड डिसबैलेंस होने के चांसेस भी रहते हैं। तो प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड बॉडी में इंट्रोड्यूस कराना, पेन रिलीफ के लिए एंड फीवर के लिए मेडिकेशंस देना। अगर उसका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको आयरन रेकमेंड करना, ये सब हमको करना है। यानी सपोर्टिव केयर हमको यहाँ पर पेशेंट के लिए प्रोवाइड करना है। तो इट इज़ ऑल अबाउट वायरल इन्फेक्शन विच इज़ जेनिटल हर्पीज़। हर्पीज़ एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन कॉज है, जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलने वाली डिजीज़ेज़ हैं फ़िलहाल ये, ठीक है। बहुत सी बैक्टीरियल डिजीज़ेज़, सिफिलिस है, गोनोरिया है, बहुत सारी फंगल इन्फेक्शन जैसे अभी कैंडिडियासिस पढ़ा, हर्पीज़ वायरस के इन्फेक्शन हैं, या इसी तरह हेपेटाइटिस है, एचआईवी है।
ये सब जो जेनेटल ऑर्गन्स की डिजीज़ है, अगर इनके हम मोड ऑफ ट्रांसमिशंस की बात करते हैं कि ये किस तरह से फैल रहे हैं, क्या मेथड से फैल रहे हैं, तो इसका मेथड यही है, ज़्यादातर सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलते हैं, ठीक है। मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। अब यहाँ पर हम क्योंकि गायनोकोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स में होते हैं, ये दोनों में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेनली आपको मैंने यहाँ पर कुछ डिजीज़ेस बताए हैं, वल्वर डिजीज़ेस, जिसमें कंजेनाइटल थे और इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी में भी हम लोगों ने कैंडिडियासिस पढ़ा है, जेनिटल हर्पीज़ पढ़ लिया है, और भी बहुत से टाइप के डिजीज़ेस हम लोग को पढ़ना है वल्वा के, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।